Hello and welcome everyone. My name is Ashwin Joglekar, faculty Social Science at Resonance. आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक बोर्ड प्रैक्टिस पेपर। तो बच्चों, जैसा आपका बोर्ड्स के पेपर अब ऑलमोस्ट आने नहीं वाले हैं, तो इसलिए एक क्वेश्चन पेपर के साथ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जहाँ पे ये क्वेश्चन होंगे, उसको हम सॉल्यूशंस भी उसके साथ में प्रोवाइड करेंगे ताकि आप एक प्रैक्टिस पेपर को अटेम्प्ट कर सके अपने घर पे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको जैसा कि पता है कि आपका जो पेपर है उसमें कैसे सेक्शंस होते हैं, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं 20, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, देन आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं एंड आपके केस स्टडीज हैं। ऑलराइट, अब इसके बाद फर्दर आपका मैप वर्क है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारे क्वेश्चंस को देखते हैं एंड उनको सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे दिया है, आइडेंटिफाई एंड मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब ये किसमें से दिया है? आपका नेपोलियनिक कोड, दैट इज आपका फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। नाउ इसमें हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। सो नेपोलियनिक कोड और द सिविल कोड ऑफ 1804 के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हुई थी, मार्क हमें कौन सी करनी है? जो नहीं हुई थी। डिड अवे विथ ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ एंड एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, करेक्ट। Destroyed feudalism in France, correct. Formulated courts for the army, no. Ensured right to property, correct. तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी। तो जैसा कि हमें पता है कि आफ्टर नेपोलियन टुक पावर, फ्रेंच आर्मीज took this opportunity to move into Europe as harbingers of liberty. तो इनमें से कौन कौन शहरों में they were welcomed earlier, बाद में they became hostile towards them? ब्रुसेल्स, मिलान, वॉर्सो एंड मेंस। तो ये चारों ही सही हैं, चारों कंट्री सिटीज में सॉरी फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम। सो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगेन ये भी आपके फर्स्ट चैप्टर में से ही है। नाउ अब ये हिस्ट्री के प्रिंट कल्चर वाले चैप्टर में से है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पेंटर ऑफ दिस पेंटिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। नाउ ऑप्शंस गिवन आर अभानिंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ, राजा रवि वर्मा, सरमन दासगुप्ता। द करेक्ट आंसर इज, ये राजा ऋत्वध्वज के बारे में पेंटिंग बनाई थी राजा रवि वर्मा ने। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ड्यूरिंग द डैश पोटैटो फेमीन 1845 से 1849 तक अराउंड 1 लाख पीपल died of starvation in second dash and many hungry children were digging for potatoes होगा ये, okay, in the field which had already been harvested, hoping to discover some leftovers. तो ये अगेन आपके चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड में से अगेन उसमें भी काफी पोर्शन आपका रिड्यूस हो गया। तो ये ऑप्शन आपका सी सही है इसमें, दैट इज द ग्रेट आयरिश पोटैटो फेमाइन, एंड ये कहां हुआ? स्टार्वेशन इन आयरलैंड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कॉलम 1 में आपको अगेन फूड क्रॉप्स एंड अदर क्रॉप्स दिए हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर चैप्टर से आपके, एंड उनका क्लाइमेटिक कंडीशंस दिए। हमें मैच करना है कौन सी वाली। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो राइस के लिए सही है फर्स्ट, राइट, एज इट इज, टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, एनुअल रेनफॉल अबाउट 100 सेंटीमीटर। वीट के लिए अगेन वीट के लिए भी सेम, सेकंड सही है। नाउ मूविंग ऑन टू सी, मेस के लिए टेम्परेचर 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस, एनुअल रेनफॉल, तो मेस का भी थर्ड सही है। एंड रबर के लिए देन सही है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एंड एनुअल रेनफॉल अबाउट 200 सेंटीमीटर। तो चारों ऑप्शन एज इट इज मैच कर रहे हैं। अब ये किसमें है हमारा? ऑप्शन नंबर सी में, A1, B2, C3 एंड D4। ऑलराइट, सो अगेन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर। देखो, अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव्स अपने अच्छे से कर लेते हो तो इजीली 20 मार्क्स तो आप स्कोर कर सकते हो। उसके अलावा आपकी केस स्टडीज जो हम आगे डिस्कस करेंगे, देखेंगे, तो वो भी काफी स्कोरिंग है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अब ये अगेन फर्स्ट चैप्टर आपके रिसोर्सेज ज्योग्राफी वाला, तो उसमें से दिया है, एंड
इसमें सॉइल्स के बारे में बताया एंड हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट, लैटेराइट सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, तो ये गलत है स्टेटमेंट, बिकॉज एज वी नो ब्लैक soil is ideal for growing cotton. Then second is black soil covers the plateaus of Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Correct. Forest soil is loamy and silty in the valley sides and coarse grain in the upper slopes. ये भी correct statement है. Laterite soil is generally sandy in texture and saline in nature. So again this is a wrong statement because arid soil is generally sandy in texture and saline in nature. All right. सो यहां पे भी आपका बेसिकली दो स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, दैट इज अगेन सी ऑप्शन, दैट इज 1 and 4 ओनली आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें हमेशा क्वेश्चन में ये देखना है कि उसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट। तो इसमें कई बार बच्चे गलती करते हैं, तो हमें उसको ध्यान से पढ़ना है। नाउ अगेन सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहां पे दिए हैं एंड प्लेस। कुल्स एंड गुल्स वेस्टर्न हिमालयास करेक्ट है। देन खादिन्स जैसलमेर अगेन करेक्ट। इनंडेशन चैनल्स इन फ्लड प्लेन्स ऑफ पंजाब ये नहीं है, ये है बंगाल में। एंड जोहर्स इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान ये भी करेक्ट है। तो अगेन इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, दैट इज द इनकरेक्ट मैच हियर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। According to our constitution, dash has or have the power to legislate on the residuary subjects. Now, as we know, the three subjects which are under union list, then state list, concurrent list, and some subjects are under residuary subjects. Now, उस पे भी laws कौन बना सकता है? क्या state government? नहीं. Union government? Yes. Both A and B? Again no. And local self government? No. So correct option यहाँ पे आंसर बी होगा, that is according to our constitution, union government has the power to legislate on the residuary subjects. Now यहाँ पे again दो statement दिए हमें, two statements are given below as assertion and reason. Read the statements and choose the most appropriate option. अब पहला assertion दिया है यहाँ पे, majority community is dominant in a few democratic states, right? जो majority community होती है वो कहीं ना कहीं dominate करती है कई democratic states में। डोमिनेंस कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ कंट्री, ये भी करेक्ट है। कहीं ना कहीं आपने श्रीलंका का एग्जांपल जो देखा है पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में, राइट। बट ये स्टेटमेंट्स दोनों कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड नहीं है, राइट। सो कोई रिलेशनशिप इसमें या एक्सप्लेनेशन एस्टैब्लिश नहीं हो रहा। सो आउट ऑफ द ऑप्शंस गिवन हियर बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट तो हैं, बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए स्टेटमेंट हियर। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है, एक लॉजिकल सीक्वेंस में, एंड सिलेक्ट द राइट आंसर्स बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। नाउ यहाँ पे चार अगेन आपको वो दी हैं स्टेटमेंट्स, एंड इसको हमें एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है। नाउ इसमें अगर हम देखें तो यू कैन सी, अगर एज सच ये आपके चैप्टर फेडरलिज्म से ईयर के हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो 1992 में कहीं ना कहीं मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन लिया गया, ठीक है। क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स सबसे पहले हुआ, राइट। तो ये इस स्टेटमेंट को हम फर्स्ट कह सकते हैं, है ना। राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री, नहीं। मेनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड एंड मेनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड, राइट। तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये सेकंड यहां पे सही आएगा। एंड देन लेटर ऑन वन पार्टी डोमिनेंस खत्म हुआ और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो आपका सेंटर स्टेट रिलेशंस वाले टॉपिक में है ये आया, ठीक है। एंड फाइनली फोर्थ नंबर पे ये आ गया। तो आपका हो गया ए सी बी एंड डी। तो ए सी बी एंड डी, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ऑलराइट, नाउ इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, विच पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी। तो स्टेट पार्टी होने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, जैसे नेशनल लेवल पार्टीज के लिए और स्टेट पार्टीज के लिए कंडीशंस दी हुई हैं आपकी पॉलिटिकल पार्टीज जो चैप्टर है उसमें। अ पार्टी दैट सिक्योर्स 6% ऑफ टोटल वोट्स इन असेंबली इलेक्शन, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द स्टेट असेंबली एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट्स, अ पार्टी दैट विंस 4 सीट्स इन असेंबली इलेक्शन, नन ऑफ दीज। नाउ आउट ऑफ दिस बी ऑप्शन सही है, यही एक
कंडीशंस होती है जिससे एक पार्टी, ठीक है, कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी, दैट इज एटलीस्ट 6% जो टोटल वोट्स पोल हुए वो उस पार्टी को मिलने चाहिए और एटलीस्ट 2 सीट्स उसको जीतनी पड़ेंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, in the question given below again there are 2 statements marked as assertion and reason, and read the statements and choose the correct option. The result of division of power or labor is that, and a division of labor is that although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimal in most societies. Gender, religion and caste से आपका question है. Now political expression of gender division and political mobilization helps to improve women's role in public life. तो देखो अगेन बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर, ठीक है। जो रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्दो वुमेन ऑलमोस्ट 50% तो है, बट उनका जो रोल है पब्लिक लाइफ में वो बहुत कम है, ठीक है, ज्यादातर सोसाइटी में। अब जब पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन को हम एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है तो जेंडर इश्यूज जब उठाए जाते हैं एंड उससे शायद वुमेन के स्टेटस में या उनके जो रोल ऑफ पब्लिक लाइफ में उनको और ज्यादा बढ़ावा मिल सकता है, ठीक है। तो therefore helps to improve women's role in public life. So यहाँ पे assertion and reason दोनों statement correct भी है और plus reason is explaining the assertion. So option A will be the correct answer here. Both A and R are correct and R is the correct explanation of A. All right. Next question हमारा, what is regarded as definite plus point of democratic regimes? अब definite, ठीक है, plus point क्या है डेमोक्रेटिक रेजिम्स का? रूल ऑफ मेजोरिटी नहीं, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना, एंड एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है क्योंकि लास्ट ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज है, तो डेफिनेटली दिस इज अ प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रेजिम्स की डेमोक्रेसी ये तो ऑफर करता ही है मिनिमम, दैट इज सोशल डिफरेंसेस को हैंडल करता है, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को। At present, there are 22 languages in the 8th schedule, ठीक है, of the Indian Constitution, and these languages are known as scheduled languages. Which of the following languages is not included in the 8th schedule? तो अब इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जो 8th schedule में नहीं है, ठीक है। 22 लैंग्वेजेस हैं, उसमें से कौन सी है जो नहीं है? ओके, द करेक्ट आंसर हियर इज इंग्लिश इज नॉट इंक्लूडेड इन द 22 लैंग्वेजेस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये इमेज आपकी बुक से ही है। स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग। ये क्या इमेज क्या शो कर रही है? सिंपली यू कैन सी वन पर्सन इज ऑक्यूपाइंग मोस्ट रिसोर्सेज एंड ज्यादातर जो लोग हैं उनको मिनिमम रिसोर्सेज पे डिपेंड करना पड़ रहा है। तो व्हाट डज द पिक्चर सिग्निफाई? इनकम इनइक्वालिटी, इनकम इक्वालिटी, सोशल डिविजन और करप्शन। तो करेक्ट आंसर विल बी ए, इनकम इनइक्वालिटी ये पिक्चर सिग्निफाई कर रहा है। ऑलराइट, अब रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेटअप बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज, is it globalization, privatization, nationalization or liberalization? So D, liberalization is the correct answer, that is opening up of the market or removing जो barriers हैं, trade barriers set up by the government is known as liberalization. Next question, okay, next question, if each one is doing some work but no one is fully employed, this type of situation is called, क्या ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है? सो दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, राइट, दैट इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं हम इसको, दैट इज हर कोई कुछ काम तो कर रहा है बट कोई पूरी तरह से काम नहीं कर रहा, ठीक है। सो अंडर एम्प्लॉयमेंट, सो ऑप्शन नंबर सी। नाउ 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन? अब इसमें से कौन सा फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन नहीं है? बैंक्स एक फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन है, कोऑपरेटिव बैंक्स भी फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन है, नन ऑफ द अबव यहां पे क्वालिफाई नहीं कर रहा, तो मनी लेंडर्स जो है दे आर नॉट अ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन फॉर द पीपल और क्रेडिट, दे आर इनफॉर्मल और कम अंडर द इनफॉर्मल सोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन, ठीक है, लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 years एंड अबव एज ग्रुप इज टर्म्ड एज, क्या है? नेट अटेंडेंस रेशियो, लिटरेसी रेट, इनफैंट मोर्टेलिटी रेट और इलिटरेसी रेट। Correct answer is option number B, that is literacy rate. Next question. Now, Neha has taken a loan of 5 lakhs from the bank to purchase a house. जो उनका annual interest rate on the loan is 12%
एंड द लोन इज टू बी रीपेड इन 10 years. तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होगी आपको, है ना, ठीक है, इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स. नेहा हैड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स टू द बैंक बिफोर दे अग्रीड टू गिव हर द लोन. व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द लोन? अब इनमें से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है? जनरली सारे ही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है. दैट इज आपको ब्लूप्रिंट ऑफ द हाउस जो है बनने जा रहा है उसको सबमिट करना है, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स एंड सैलरी, प्रूफ ऑफ द प्रेजेंट हाउस, ठीक है, आपका डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड और सैलरी के डिटेल्स, तभी लोन दे पाएगी बैंक आपको. सो डी ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर हियर. ऑलराइट, तो यहां पे हमारा ये सेक्शन ए खत्म हो गया. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज सेक्शन बी. ऑलराइट, अब सेक्शन बी में हमारे जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली क्या है, वो ये है, अगेन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. पहला है क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम. अब बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम दैट इज almost a 200-300 years old practice in the state of Meghalaya, right? तो उसके बारे में कुछ फीचर लिखने. 18 to 20 liters of water enters the bamboo pipe system, gets transported over hundreds of meters and finally reduces to 20 to 30 drops per minute at the site of the plant. The flow of water into the pipes is controlled by manipulating the pipe positions. तो ऊपर नीचे इस तरह से मैनिपुलेट करके उसको बनाया जाता है. तो ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए, फीचर्स हो गए बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के. नाउ विच इज द ओल्डेस्ट प्रिंटेड जापानीज बुक एंड इन विच ईयर इट वाज प्रिंटेड और हु वर द उलमा? द ओल्डेस्ट प्रिंटेड जापानीज बुक हमें पता है बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, और ये AD 868 में प्रिंट करी गई थी, ठीक है, एंड इट कंटेन्स 6 शीट्स ऑफ टेक्स्ट एंड वुडकट इलस्ट्रेशंस. एंड बी, उलमा वर द लीगल स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम एंड द शरिया विच इज अ बॉडी ऑफ इस्लामिक लॉ. राइट द कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. तो कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कौन होते हैं, है ना? देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. पहले होते हैं लीडर्स और जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं, एंड देन द फॉलोअर्स. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. देन एक्सप्लेन 2 फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन किन 2 कारणों के कारण हुआ है, इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन? पहला, रैपिड मूवमेंट इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड द लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड. Liberalization of trade, restrictions and foreign investment have been the major factors that has enabled the globalization process, right? Now section 3 आ गया आपका short answer question, जिसमें 3 मार्क के क्वेश्चन है. अगेन 5 क्वेश्चंस हैं इसमें. Now पहला क्वेश्चन है फ्रॉम नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर से आपका. ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक स्टेटमेंट दिया है, इन इंडिया वुड हैव कोलैप्स्ड इफ इंडियंस हैड नॉट कोऑपरेटेड. How did this statement help in starting a mass movement in India against the British rule? Now, जैसे इस स्टेटमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में आना चाहिए अबाउट NCM, है ना. उससे पहले भी हमें इस स्टेटमेंट से रिलेटेड एक बात आ सकती है याद, दैट इज हिंद स्वराज, है ना. इफ यू रिमेंबर, महात्मा गांधी ने अपनी इस बुक हिंद स्वराज में ये लिखा था कि अगर इंडियंस, मतलब ब्रिटिश रूल, दैट इज हैंडफुल ऑफ ब्रिटिशर्स आर एबल टू ऑक्यूपाई मिलियंस ऑफ इंडियंस. व्हाई? बिकॉज इंडियंस हैव कोऑपरेटेड विद देम. अगर हम अपना एक कोऑपरेशन पुल बैक कर ले तो ब्रिटिश रूल विल फॉल डाउन. सो वही बताया, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस, एंड इफ इंडियंस हैड रिफ्यूज्ड टू कोऑपरेट, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड हैव कोलैप्स्ड विद इन अ ईयर. सो गांधी जी लॉन्च्ड अ मास मूवमेंट in India with the name non-cooperation, which was unfolded in stages. So different stages में, that is boycott होगा, surrender of titles, and then boycott of as well as elections, schools, colleges, government jobs, everything. It began with the surrender of titles that the government had awarded to the Indians, the boycott of civil services, army, police, courts and legislative assemblies, schools and foreign goods, showed their non-cooperation to the British Empire. That is not to cooperate with the British, and the non-cooperation movement was started with this. Next question हमारा आता है, write short note on MG Narega. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act है 2005 का, was notified on September 7, 2005. Again जो act है, it provides 100 days of employment, guaranteed wage employment to the people in rural areas. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर वो 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करवा पाते तो देन अलाउंसेस विल आल्सो बी प्रोवाइडेड. ऑलराइट, तो ये आपका मनरेगा पे शॉर्ट पॉइंट हो गए. देन कंपेयर द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस प्रिवेलिंग इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. ठीक है, तो हमें कंपेयर करना है ऑर्गेनाइज्ड को और अनऑर्गेनाइज्ड को. अब
जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस है, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अगेन विच फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वही रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड, फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स जो है वो अडॉप्ट करे जाते हैं, फॉलो करे जाते हैं, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू वर्कर्स हु आर एम्प्लॉयड फॉर फुल टाइम इज एंश्योर्ड, देन वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं, ओवर टाइम पे करते हैं, वर्कर्स गेट बेनिफिट्स लाइक प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, मेडिकल बेनिफिट्स, पेड लीव एक्सेट्रा। अब वहीं पे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ये सब चीजें मिसिंग होती हैं, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट लॉस, तो गवर्नमेंट का कोई लॉ इन पे एक तरह से कंट्रोल नहीं कर रहा है एस्टैब्लिश, एंड अगेन स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स में बिखरे हुए हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो कोई फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, सॉरी लो पेड है ना, लो पेड एंड इरेगुलर जॉब्स हैं, एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट फॉलोड, हाई डिग्री ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है, कभी भी किसी को भी निकाला जा सकता है, ठीक है, एंड देन नो प्रोविजन फॉर ओवरटाइम, ओवरटाइम का कोई प्रोविजन नहीं है, पेड लीव एंड हॉलीडेज भी नहीं मिलते। तो ये सब आपके कंपैरिजन के पॉइंट्स हो गए बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन, सजेस्ट एनी 3 मेजर्स टू रिड्यूस द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? पहला तो जो पानी यूज हो रहा है उसको अगेन से रिसाइकल करें, रीयूज करें, बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इन 2 or more सक्सेसिव स्टेजेस। हार्वेस्ट करें रेन वाटर को टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स। जो हॉट वाटर हम डायरेक्ट डंप कर रहे हैं है ना, उसको ट्रीट करके करें, ट्रीटमेंट ऑफ हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर एंड ponds to save the aquatic or marine life. Then next question हमारा आता है, suppose a politician seeks your vote on the religious grounds, ठीक है, why is his act considered against the norms of democracy? Explain. अगर कोई पॉलिटिशियन आपसे आपका वोट रिलीजियस ग्राउंड पे मांग रहा है तो क्या मतलब वो क्यों ये एक्ट उसका जो है अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी है? ओके, इफ अ पॉलिटिशियन सीक्स वोट्स ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स ही इज एक्टिंग अगेंस्ट the norms of democracy because pehla, this act is against the constitution because we know our constitution guarantees or the preamble promises us being secular, right, is one of the basic things which is mentioned in the preamble. He is exploiting social differences which may create social divisions and lead to differences and further social divisions. Religion becomes a problem अब जब उसको एक्सप्रेस करा जाता है पॉलिटिक्स एंड व्हेन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर्स आर पिटेड अगेंस्ट द अनदर रिलीजियस ग्रुप। जब बिलीफ ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू दोज ऑफ अदर रिलीजन्स एंड द डिमांड्स ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप आर ऑलवेज और फॉर्म्ड इन अपोजिशन विद द अदर ग्रुप, इन अपोजिशन टू अनदर, एंड द स्टेट पावर, यहाँ पे स्टेट होगा, स्टेट पावर, ठीक है, दैट इज गवर्नमेंट पावर इज यूज्ड to establish the domination of one religious group over the rest. It leads to communal politics. All right, so that is your answer for this. Now next हमारा question आता है, that is do democracies lead to peaceful and harmonious life among citizens? Again ये बुक में से लाइन है आपकी, justify the statement. तो आपको ये जो स्टेटमेंट दिया है कि भैया डेमोक्रेसी एक पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ सिटीजन्स में प्रमोट करती है या नहीं करती, हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। यस, डेफिनेटली डेमोक्रेसी लीड्स टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी अकोमोडेट करती है वेरियस सोशल डिविजन्स जो है हमारे, ठीक है, उसमें एग्जांपल्स अगेन आपका बेल्जियम वाला आ सकता है, ठीक है, इंडिया इटसेल्फ इज अ वेरी गुड एग्जांपल। डेमोक्रेसी रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशंस बिकमिंग एक्सप्लोसिव एंड वायलेंट। एबिलिटी, जो डेमोक्रेसी की एबिलिटी है टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस and conflicts among different groups is a plus point of democracy. Democracy develops जो procedure होता है to conduct healthy competitions among different groups in society. Democracy respects differences and provides mechanism to resolve them. So therefore, democracy definitely leads to a peaceful and harmonious life among citizens. Now, next we move on to the long answer type questions. All right, 5 marks के questions, 4 questions होंगे आपके। पहला क्वेश्चन है, how nationalist tension in Balkan was responsible for outbreak of First World War? जैसा कि मुझे पता है, अगेन नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म वाला जो हेडिंग है यूरोप वाले चैप्टर में, आपके फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री के, तो बाल्कन रीजन में जो टेंशंस डेवलप हुई वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल है? तो नेशनलिस्ट टेंशंस इमर्ज्ड इन द बाल्कन बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म
as also the disintegration of the Ottoman Empire. वहाँ पे Ottoman Empire भी धीरे धीरे टूट रहा था, and जो different regions थे, different countries थी वहाँ पे, they also wanted their own independence. Again, जैसे ग्रीस के साथ हुआ 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से, it became an independent nation, and other countries there also wanted, or other nationalities also wanted to gain their independence. Now at the same time, इसको हम ऐसे समझे, एक सिंपल उससे सपोज करो ये एक एरिया है कोई, ठीक है ना, आप इस एरिया में एक पर्टिकुलर स्पीकिंग लोग रहते हैं. जब आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो तो आप चाह रहे हो कि मैक्सिमम इसका भी शायद एरिया आपके अंडर में आ जाए, ठीक है. सिमिलरली ये लोग जो है ये चाह रहे हैं कि मैक्सिमम कहीं ना कहीं इसका या ये वाला एरिया मेरे अंडर में आ जाए. तो ये प्रॉब्लम सी उस टाइम पे बाल्कन रीजन में थी, ठीक है, दैट ईच नेशनलिटी वांटेड टू हैव द मैक्सिमम शेयर फॉर देमसेल्व्स. Apart from this, this region was also targeted or was also being watched over by the big European powers, जो चाहते थे कि वो भी इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके. So ये सब के कारण ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ. Ottoman Empire that had previously ruled over this area, the different Slavic communities in Balkans began to strive for independent rule. They were jealous of each other, तो एक दूसरे से भी jealous थे, and every state wanted more territory, even at the expense of others. तो भैया मैं तेरे से भी ले लूं, है ना, उससे भी ले लूं. Also the hold of imperial power over the Balkans made the situation worse. Russia, Germany, England, Austria, Hungary all wanted more control over this area, and these conflicts ultimately led to the First World War in 1914. इसका नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. अब जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे कंप्लीट हुआ उसके बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो सबसे पहला हमें जैसे पता है जो रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स था 1848 का, वो फेल हो गया, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया. तो उसके बाद बेसिकली द मैंटल फेल ऑन द कंजर्वेटिव्स टू यूनिफाई जर्मनी. जो सेकेंड स्टेज था, द रूलर्स देमसेल्व्स केम टू यूनिफाई जर्मनी इनटू अ मिलिटरिस्टिक एम्पायर अंडर प्रूशिया. ठीक है, प्रूशिया लेड द मूवमेंट थ्रू इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क, हु प्लेड an important role through his policy of blood and iron, who was supported by the army and the bureaucracy as well as Bismarck followed the policy of war called policy of blood and iron, and again 3 लड़ाइयां लड़ी गई, 3 wars for a period of 7 years between Austria, Denmark and France, which led to the ultimate victory of Prussia. He successfully fought 3 wars over a period of 7 years and defeated Austria, Denmark and France. The process of unification complete हुआ January 1871 में with the proclamation of the Prussian king Kaiser William I as the German emperor of the new German empire. He was crowned in the palace of Versailles. तो ये आपका unification of Germany complete हुआ. All right. Next question हमारा 31, that is explain in detail the Project Tiger. ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर अगेन एक इनिशिएटिव था, दैट इज आफ्टर 1972 में जब हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट आया, उसके बाद वी सॉ कि ओवर द इयर्स हमारी टाइगर की पॉपुलेशन काफ़ी डिक्लाइन हो चुकी है, ऑलमोस्ट 55,000 से ऑलमोस्ट 1827 के नंबर पे आ चुकी थी. तो दैट टाइम द अथॉरिटीज, द ऑफिशियल्स, द गवर्नमेंट रियलाइज दैट वी नीड टू डू समथिंग टू सेव दिस द टाइगर्स. सो टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन द फॉनल वेब. 1973 में the authorities realized that tiger population had dwindled. Project Tiger, one of the well publicized wildlife campaigns in the world, was launched in 1973. Tiger conservation has been viewed not only as an effort to save an endangered species but with equal importance as a means of preserving the biotypes of seizable magnitude. Corbett National Park, Sundarbans, Bandhavgarh, Sariska, Manas, ठीक है, Periyar are some tiger reserves of India. तो ये आपका आंसर अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर. देन डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. अगेन सेम चैप्टर से ज्योग्राफी के, कम्युनिटीज जो है हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इन द फॉलोइंग वेज. सरिस्का में टाइगर रिजर्व, राजस्थानी विलेजर्स हैव fought against mining by citing the Wildlife Protection Act. Many areas villagers themselves are protecting habitats and explicitly rejecting government involvement in that. Chipko movement, then बीज बचाओ आंदोलन,
ठीक है, चिपको मूवमेंट लेड बाय लॉन्च्ड बाय वुमेन ऑफ चामोली उत्तराखंड एंड सेव्ड मोर देन 12,000 square kilometer area of forest just by hugging the trees when the lumberjacks attempted to cut them. Many states have launched the joint forest management. ठीक है, Odisha is the first state which implemented or launched this program. Inhabitants of 5 villages in the Alwar district of Rajasthan have declared almost 1200 hectares of forest area as the Bhairavdev Dakar sanctuary. And the community has declared their own set of rules and regulations to protect the forest, which do not allow hunting and are protecting the wildlife against any outside encroachments. So this has how communities have conserved and protected forest and wildlife in India. Now next is how Belgian government solved its ethnic problem. तो बेल्जियम में ethnic या accommodation of Belgium को हमें इस आंसर में इस क्वेश्चन में बताना है. The Belgian government realized that unity of the country was possible only by respecting the feelings and interests of different communities and regions, which resulted in mutually acceptable arrangements of sharing power. ठीक है, तो आपस में mutually acceptable arrangement होनी चाहिए of sharing of power. Now यहाँ पे भी as you know there was the Dutch who were in majority in the whole country. ठीक है, then they had French people. Then अगर हम ये तो पूरी कंट्री की बात होगी, that is बेल्जियम की. All right. Now if we talk about Brussels, तो वहां पे you know French were in majority, the French people, and almost 80%, and then rest were Dutch. ठीक है, 20% and French were 80%. All right. So ये differences थे उनमें. तो किस तरह से Belgium government worked towards sharing of power between these ethnic groups. So they had recognized the existence of regional differences and cultural diversities. तो सबसे पहले तो उन्होंने recognize करा इस चीज को कि हाँ existence है हमारे यहाँ पे, regional differences हैं और cultural diversities हैं. अब हमें इसको कैसे हम साथ में मिलके रह सकते हैं. An arrangement was worked out after amending the constitution 4 times. तो constitution को 4 बार amend करा गया to arrive at a proper method to accommodate these various groups, which had enabled everyone to live together within the same country. This arrangement was not only innovative but also different from any other country, and some of the elements are, पहला तो ये डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो है वो इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, ताकि इससे क्या होगा कि कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं हो सकेगा जो डच या फ्रेंच के अगेंस्ट हो. सपोज करो एग्जांपल के लिए वी हैव 10, ठीक है, मिनिस्टर्स है. अब अगर डच के भी 5 होंगे और फ्रेंच के भी 5 होंगे मिनिस्टर्स, ठीक है, इक्वल, तो कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं हो पाएगा जो किसी भी कम्युनिटी के लिए या किसी भी लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप के लिए खराब हो या गलत हो. राइट, तो ऐसे ही लॉस पास होंगे जो शायद पूरी कंट्री के लिए अच्छे हो. Then many powers of the central government जो है was given to the state governments and it was not subordinate to the central government. तो basically idea of federalism. Then Brussels may be a separate government in which both the communities have equal representation. Then एक community government भी बनाई गई, ठीक है, and it was elected by the people belonging to the one language community, that is Dutch, French and German. और इनको जो community government है they had power to make laws on लैंग्वेज, ठीक है, एजुकेशन एंड कल्चरल इश्यूज को लेके. ऑलराइट, तो ये दिस इज हाउ द बेल्जियन गवर्नमेंट सॉल्व्ड इट्स एथनिक प्रॉब्लम. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और में आए एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. तो पावर शेयरिंग के डिफरेंट फॉर्म्स क्या है वो अगेन आपके चैप्टर से है. पावर शेयरिंग पहला है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, दैट इज शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. देन अगेन सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर को. देन सेकंड आ जाता है आपका वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, दैट इज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. हम ऐसा समझ सकते हैं, एक ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया. वर्टिकल में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट भी बोला जाता है. देन उसमें स्टेट गवर्नमेंट एंड आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोल सकते हैं. और सबसे नीचे आपकी पंचायत प्लस म्यूनिसिपैलिटीज को रख सकते हैं हम. हॉरिजॉन्टल में आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है. तो ये आपका 2 सिस्टम्स हो गए. थर्ड हो गया आपका डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है, जैसा कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स. कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम में एक एग्जांपल है उसका, है ना. एंड देन
डिवीजन ऑफ पावर अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, ठीक है, इन विच डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जब वो साथ में कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, राइट, सो दे ऑल्सो आर शेयरिंग पावर हियर. सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन हमारा, व्हाई डू वी नीड टू एक्सपैंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया. देखो सबसे पहले अगेन एक्सपैंड करना है फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, है ना. फॉर्मल सोर्सेज क्या है आपके, बैंक्स, ठीक है, कोऑपरेटिव्स, ये सारे क्या हो गए आपके बेसिकली फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, ठीक है, उनको एक्सपैंड करना है. तो देयरफॉर क्योंकि अगेन व्हाई, क्योंकि इनफॉर्मल सोर्सेज दे टेंड टू चार्ज मोर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, एंड प्लस दे आर नॉट दैट गुड. सो देयरफॉर देयर इज अ नीड टू एक्सपैंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया. Now, compared to formal lenders, most of the informal lenders charge much higher interest rates. तो पहला पॉइंट आ गया, ठीक है. Besides the high interest rate, informal lenders also impose various other stringent conditions, जैसे कि make the farmers promise to sell the crops to them at low price. Then informal lenders do not treat the borrowers properly. Reserve Bank of India supervises the function of formal sources of loans. In contrast, यहाँ पे कोई supervision नहीं है, कोई organization नहीं है जो इनकी क्रेडिट एक्टिविटीज को सुपरवाइज कर सके. जो लोन्स टेकन बाय पुअर पीपल फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स समटाइम्स लीड देम इनटू डेब्ट ट्रैप, ठीक है, जिससे वो कभी निकल ही नहीं पाते बाहर, है ना. और एक लोन को उनको रीपे करने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ता है बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट्स. द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया स्टिल मीट ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स. सो इट इज नेसेसरी दैट फॉर अदर हाफ ऑल्सो that formal source of credit expand their lending, especially in rural areas, so that dependence on informal sources of credit reduces, and this will also help in the development of the country in general. Okay, next question हमारा, what is the basic idea behind the SHGs for poor? Again, SHGs are your simply self help groups, ठीक है. अब आइडिया क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का. जनरली किसी एक विलेज में फीमेल मेंबर्स 15 to 20 members collect 10, 20, 50 rupees, whatever, depends on their sources of income daily, and later on when there is a sizable amount, जब उनके पास हो जाता है तो then they can approach a bank. Now ये होता है एक idea concept of self help group. तो instead of taking money from informal sources of credit, self help groups are being encouraged in these places. तो basic idea behind SHGs is to provide financial resource. Thus the main objectives of self-help groups are to organize rural poor, especially con women, into small self-help groups, to collect saving of their members, to provide loans without collateral, ठीक है, कोई collateral नहीं देना पड़ेगा, कुछ गिरवी नहीं रखवाना पड़ेगा उनको, to provide timely loans for a variety of purpose, ठीक है, उनको छोटे मोटे उनको जो भी काम है उसके लिए वो लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड एट अ वेरी मिनिमम इंटरेस्ट रेट, टू प्रोवाइड लोन्स एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड easy terms. It has also provided a platform to discuss and act on various social issues which are of concern for the women. Variety of social issues such as education, health, nutrition, domestic violence, etc. So this is your answer for self-help group. Next हमारा आता है केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है. तो पहला केस है अगेन द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से सिल्क रूट्स के बारे में दिया है, ठीक है. उसके आंसर्स यहाँ पे विद क्वेश्चंस है. व्हाट डज द नेम सिल्क रूट्स पॉइंट टू, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. एंड उसमें से आपको देख सकते हो आप एक बार ये, दैट इज द नेम सिल्क रूट्स पॉइंट टू द इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड, जो चाहते थे चाइनीज सिल्क कार्गोज अलोंग दिस रूट. What type of disease did the Spanish conquerors take over to America? The Spanish conquerors had smallpox, which they carried over to America. Carried the germs of smallpox on their person to take over to America's inhabitants. ठीक है. Then why did smallpox in particular prove to be a deadly killer? क्योंकि देखो गन्स आपसे कोई छीन सकता है, swords आपसे छीन के आप पे यूज कर सकता है, but smallpox, Europeans had already developed immunity against smallpox, but the Americans, where these Europeans went to explore, they did not have any immunity. So therefore smallpox, the disease spread like wildfire, killing everyone.
The germs of smallpox were carried by the Spanish conquerors in America and had spread deep into the continent. The whole communities were decimated and killed, as the original inhabitants of America had no immunity against these diseases because of their long isolation. Hence, it can be said that smallpox in particular proved to be a deadly killer. Next है आपका about again a passage case study. 3 case studies रहेंगी हमारी, right? So उसमें भी यही passage से आपके questions हैं, ठीक है? Which is the major energy source in India? Coal. Then दिग्बोई, नाहरकटिया, मोरन, हुगरीजान कहाँ पे located है, किस state में? तो असम से. And कहाँ पे सबसे ज़्यादा suitable occurrences of petroleum are found? Basically anticlines में and fault traps are associated with anticlines and fault traps in the rock formation of the tertiary age. You can read this also and attempt it. Third हमारा case study जो है again about groundwater development chapter से है, first economics के. Then what is the meaning of overusing? जो resource के बारे में, तो overusing of a resource means the use of more than what is being replenished by nature. ठीक है? Which resources will be exhausted after years of use? Non-renewable resources जो होती हैं will be exhausted after years of use. So they are there in limited quantity. And what is the source of replenishment of groundwater? Again, groundwater is replenished by rainwater, which is a natural source. इसके बाद आता है हमारा मैप वर्क. अब मैप वर्क में भी हमें याद रखना है कि 5 मार्क का मैप वर्क है, जिसमें 2 मार्क का आपका पूरा हिस्ट्री पोर्शन, एंड हिस्ट्री पोर्शन में भी आपका नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर से ही आपका मैप वर्क आता है, एंड 3 मार्क्स जो है वो आपके ज्योग्राफी पोर्शन से आते हैं. ठीक है. सो अब इसमें पहला अगर हम देखें, नेम द प्लेस वेयर प्रेजेंट सत्याग्रह वाज हेल्ड एंड प्लेस वेयर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ. ठीक है. तो प्रेजेंट सत्याग्रह खेड़ा है एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ हुआ था चौरी चौरा. तो यहाँ पे दिया है, वो हम अभी मार्क कर लेंगे. एंड देन ऑन द सेम मैप ऑफ इंडिया लोकेट द फॉलोइंग: टुटिकोरिन सी पोर्ट, राइट, तमिलनाडु, एंड देन तालचर कोल माइंस, कानपुर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड मेजर प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ जूट, वेस्ट बंगाल. ऑलराइट. तो लास्ट उसमें आपका मैप वर्क, तो आपका ए वाला तो ऑप्शन ये हो गया खेड़ा. ठीक है, गुजरात. ये आपका हिस्ट्री के पोर्शन का हो गया चौरी चौरा, जहां पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा में जो इंसिडेंट हुआ था उसके कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ करा गया. ठीक है. देन फर्स्ट इज योर टुटिकोरिन सी पोर्ट. ऑलराइट. देन सेकंड इज तालचर कोल माइंस ओडिशा में. ठीक है. देन थर्ड इज योर कानपुर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एंड देन वेस्ट बंगाल में आपका मेजर प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ जूट. सो दिस कंप्लीट्स योर मैप वर्क. So this is the complete board practice paper. I hope you will try and attempt it, and this will be useful for your practice, for your boards. All the best for your exams. Thank you.